तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आई होप कि आप लोग की एसबीआई क्लर्क की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी भाई। प्रॉपर मॉक टेस्ट देते आ रहे होगे और आप लोग के परसेंटाइल भी 80 85 90 के आसपास बैठ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो कम परसेंटाइल वाले होंगे ना, 50 से 55, 60 से 65, 70 से 75 परसेंटाइल वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। अब आपको अंदर से ये लग रहा होगा कि भैया मैं क्या करूं, मेरा तो परसेंटाइल इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। तो भाई यहाँ पे ना आपको एक बहुत ही प्यारी बात बोलना चाहता हूँ। फिर चाहे आप एक नए स्टूडेंट हो चाहे आप पुराने स्टूडेंट हो, भाई आखिरी के अब 10 से 12 दिन आपके पास प्रीलिम्स एग्जाम के बचे हैं। एक ऐसी बात बोलने वाला हूं जो बहुत कम लोग आपको यहाँ पे सही से गाइड करेंगे। भाई आखिरी के 10 से 12 दिनों में आप लोग मेंस एग्जाम को बिल्कुल छोड़ दो और सारा फोकस अपना प्रीलिम्स एग्जाम पे डाल दो। अब ये सुनने में बहुत अजीब सा लगेगा कि भैया सारे टीचर सारे मेंटोर तो हमें यही बोल रहे हैं कि भैया इस टाइम हमें प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए। भाई सेम बात मैंने भी बोली थी, बट एक्चुअली पॉइंट इज कि जब आखिरी के आपके 12 से 15 दिन एग्जाम में बचते हैं ना, भाई उस समय ना आपको पूरा अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ता है प्रीलिम्स एग्जाम में। बिकॉज देखो कितनी भी तैयारी आप लोग मेंस एग्जाम की कर लो, भाई जब तक प्रीलिम्स एग्जाम ही नहीं निकलेगा, भाई अगर प्रीलिम्स में ही फेल हो गए तो मेंस एग्जाम की तैयारी का हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में बात डालो कि अगला जब भी आपका एग्जामिनेशन है, भाई 5 तारीख से एग्जामिनेशन चालू है, तो आज से लेके भी लगा लो 10 से 12 दिन बचे हैं। और अगर बाद में एग्जामिनेशन होता है तो भाई आखिरी का जितना भी समय बचा है, ये फुल फोकस होके फुल फ्लेजेड तरीके से हमें बस और बस प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करनी है। मेंस को भी कुछ टाइम तक बिल्कुल छोड़ दो। भाई मेंस के ना मॉक टेस्ट लगाने हैं ना, तो मेंस लेवल की आपको प्रैक्टिस करनी है। भाई प्रैक्टिस भी प्रीलिम्स लेवल की करनी है, मॉक टेस्ट भी प्रीलिम्स लेवल की लगाने हैं। ठीक है भाई, सारे के सारे मॉक टेस्ट और सारी की सारी प्रैक्टिस अभी आपको प्रीलिम्स लेवल की करनी है। ठीक है भाई, यहां तक हमारी बात हो गई। बट इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप लोग के नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे होते, बिकॉज आप लोग मॉक टेस्ट में अभी गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। भाई गलत स्ट्रैटेजी मतलब आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में अपना ये डालने की कोशिश नहीं कर रहे कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है। भाई फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर मैं क्रिकेट के सेंस में आपको बताऊं, तो अगर एक फुलटॉस है, जूसी फुलटॉस हमारे सामने आती है, तो हम आगे बढ़ के मतलब बल्ला पूरे लप्पे से घुमाते हैं, छक्के के लिए जाती है वो। ठीक है, वहीं एक प्यारी सी स्पिन बॉल आई या बहुत ज्यादा फास्ट बॉल आई, तो हम या तो उसको छोड़ देते हैं या फिर डिफेंड कर लेते हैं। तो भाई अगर वो जो होता है फुल टॉस आती है, तो फुल टॉस होती है मेरी स्ट्रेंथ, तो मैं भड़क के भाई पूरा लप्पा घुमाता हूँ छक्का मारने के लिए। वही जो फास्ट बॉल होती है, जो स्पिन बहुत ज्यादा होती है, मैं उसको डिफेंड करने जाता हूँ, वो मेरी वीकनेस होती है। तो भाई यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले दिमाग में डालना पड़ेगा भाई इस सेक्शन मेरी स्ट्रेंथ क्या है और इस सेक्शन मेरी वीकनेस क्या है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एक अच्छे एग्जामिनेशन लेवल का मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है भाई, जब भी आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं तो आपको समझना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, भाई जब भी रीजनिंग का सेक्शन खुलता था ना, तो रीजनिंग के सेक्शन में वो वन वर्ड वाले क्वेश्चन हो गए, जो सिंगल लाइनर्स हैं वो हो गए। बट उसके बाद जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन खुलते थे ना, उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसमें ना मुझे प्रॉब्लम कहाँ आती थी, जो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है भाई, ऑल फेसिंग आउट या ऑल फेसिंग इन वाले क्वेश्चन तो मुझसे बन जाते थे। पर जो एक सर्कुलर वाला आता है जिसमें कुछ लोग इनसाइड देख रहे होते हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे होते हैं, वो मुझसे नहीं बनता। और एक्चुअली आपको बताऊं, वो मुझसे आज भी मुझे प्रॉब्लम आती है उसको बनाने में। अगर बनता भी है तो बहुत ज्यादा डबल समय लगता है उसको बनाने में। तो मैं क्या करता था एग्जामिनेशन में, जैसे ही मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखा जिसमें इनसाइड आउटसाइड सर्कुलर अरेंजमेंट है, मैं मान लेता था ये क्वेश्चन मेरे लिए आया ही नहीं है। भाई मेरे लिए तो भाई रीजनिंग सेक्शन में 35 क्वेश्चन नहीं आए, बस 30 क्वेश्चन आए। वो 5 क्वेश्चन मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। हाँ फाइनली अगर आखिरी में जाके मेरे पास समय बच गया 3-4 मिनट का, तो मैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। बट वो फिर आखिरी में, मैं उसमें स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वैसे आपको पता होना चाहिए, अगर अगर क्वांट की बात करें तो भाई क्वांट में ना जो मिसिंग नंबर सीरीज होता है वो मुझसे आराम से इजीली बन जाता है। उसके पैटर्न मेरे दिमाग में रटे हुए थे, वो आराम से बनते थे। पर मेन गेम क्या होता था, रॉन्ग नंबर सीरीज। अब रॉन्ग नंबर सीरीज में जनरली क्या होता है, आग में मान के चलते हैं या 5 क्वेश्चन हमें 1 मिनट में करना है या 2 मिनट में करना है, पर मुझे पता है मुझसे वो नहीं हो रहा है, मैं बार बार उसमें अटेम्प्ट करता हूँ, तो एक एक क्वेश्चन बनाने में मुझे 1-1 मिनट लग जाता था। और उसके बाद लगता था यार ये क्वेश्चन तो मुझसे बन ही नहीं रहा। तो मैंने क्या डिसाइड करा, यार रॉन्ग नंबर सीरीज अगर पेपर में आएगा ना, और 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आएंगे, तो मैं मान लूंगा क्वांट के पेपर में पहले मुझे जब पहले क्वेश्चन करने तो 30 क्वेश्चन ही करने। हाँ अगर वो 30 क्वेश्चन में 17-18 मिनट में हो गए, तो वो बाकी 5 रॉन्ग नंबर सीरीज में आखिरी में करूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेंथ थी और ये मेरी वीकनेस थी, जो मुझे एग्जामिनेशन से पहले पता था। तो मैं इस तरीके से ही खेलता था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भाई इंग्लिश से सेक्शन चालू करते हैं, वो मेरा फेवरेट सेक्शन होता था। तो एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। भाई सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले बेसिक चीजें उठानी है जो कि इजी वाली होती है। क्या होती है इजी, आपका आ गया वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन या फिर ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपका एरर डिटेक्शन आ गया, ये सबसे पहले उठाना है आपको। वर्ड स्वैप आ गया, ये पहले उठाना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया, जो एक सेंटेंस होता है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको हमें रीअरेंज करना था। जंबल वर्ड वाला जंबल सेंटेंस होता है, वो वाले सेंटेंस जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं।
इजी वाले क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स आ गए, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, ये आपको करने हैं। क्लोज टेस्ट आ गए, ये आपको करने हैं। तो इस सीक्वेंस में आपको चलना है। इसके बाद आपको करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आखिरी के लिए मत रखना, बिकॉज जनरली क्या होता है पैरा जंबल आ जाता है पेपर में, तो आखिरी में आपको पैरा जंबल करना है। सबसे पहले कोशिश करनी है जितने भी आपके ये क्वेश्चन है ना जो सिंगल सिंगल वाले हैं, ये जो इजी इजी वाले हैं, ये आपके क्वेश्चन आएंगे मोटा मोटा 30 में से ना आप लगा लो इजी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 से 16 क्वेश्चन आपके इजी वाले आएंगे। तो ये क्वेश्चन जो 15 से 16 है आपको कोशिश करनी है कि 10 मिनट में सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आइडियल टाइम में आपको बताऊं तो होता है 7 से 8 मिनट। भाई 7 से 8 मिनट के आपके अंदर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पूरा बनाना है समय क्वेश्चन के साथ। बस जितने भी क्वेश्चन है 7 से 10 क्वेश्चन पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद ये 7 से 10 क्वेश्चन 7 मिनट के अंदर बनने चाहिए। ये हो गई। और जो बाकी के आखिरी के आपके 2 से 3 मिनट बचे हैं वो आप लगाएंगे पैरा जंबल के अंदर। तो पैरा जंबल अगर बन जाता है तो ठीक है, पर स्टिल नहीं भी बन पाता तो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमें बनाना है। अगर पैरा जंबल में कोई भी डाउट आता है तो इतनी सारी क्लासेस मैंने ले रखी हैं, आपको अलग अलग 5 लेवल के पैरा जंबल बताए हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताई हैं, मतलब उसके बाद पैरा जंबल में कुछ भी नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है पैरा जंबल वाली तो चैनल पे जाके सर्च कर लेना, या यूट्यूब पर जाके लिख लेना पैरा जंबल बाय चिराग चोपड़ा है, पैरा जंबल अल्फा बैंक है, आपको बहुत प्यारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं। तो यहां तक हमारी बात हो गई इंग्लिश की। अब अगर बात करें क्वांट की, तो देखो क्वांट में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके आगे ना स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन, एक्चुअली देखो क्वांट में सब लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्पीड मैथ्स, फिर डीआई, फिर अरिथमेटिक। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मेन प्रॉब्लम आता है अगर पीओ लेवल का पेपर है ना तो यहाँ पे तो ये सीक्वेंस आपका सही चलता है, बिकॉज अरिथमेटिक क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, डीआई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव लेंदी आता है, और जो आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं आपके स्पीड मैथ्स वाले उसमें भी टाइम ज्यादा लग जाता है। तो उसमें क्या होता है हम ऐसे चलते हैं ना, जब तो अरिथमेटिक तक हमारे पास आखिरी में 1 या 2 मिनट बचता है, या कई बार समय नहीं भी बचता है तो अरिथमेटिक छूट जाता है। पर पीओ लेवल में क्या होता है कट ऑफ कम जाता है, बिकॉज बच्चे पेपर मुश्किल होने की वजह से अटेम्प्ट कम कर पाते हैं। पर क्लरिकल में यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इसी सीक्वेंस पे करो पेपर, स्पीड मैथ्स करो, फिर डीआई करो, फिर अरिथमेटिक करो। पर आपका यहाँ पे मेन जो टारगेट रहना चाहिए ना वो स्टार्ट से एंड नहीं बल्कि एंड से स्टार्ट की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे स्टार्ट तो आप स्पीड मैथ से कर रहे हो, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि एटलीस्ट आखिरी के 5 मिनट में अरिथमेटिक में दूंगा या दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब पहले 15 मिनट में मुझे स्पीड मैथ्स प्लस डीआई बनाना है, फिर आखिरी के 5 मिनट मुझे अरिथमेटिक में देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे भाई, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले स्पीड मैथ्स उठाया, ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, या फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब जनरली आप सुनेंगे तो लोग आपको बोलेंगे यार 5 क्वेश्चन 1 मिनट में बनाने की कोशिश करो, पर एग्जामिनेशन का लेवल आपको भी पता है मुझे ही पता है, और जो पिछले 1.5 साल से जो एग्जामिनेशन चलते आ रहे हैं वहां पे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन इतना मुश्किल आता है कि कभी कभी एक क्वेश्चन बनाने में 40-50 सेकंड लग जाते हैं, तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन तो बनने इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको टारगेट रखना है कि 2 से 2.5 मिनट, ऐसा ना हो कि 5 मिनट लगे, बहुत ज्यादा भी नहीं, पर 2 से 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें नंबर सीरीज, अब नंबर सीरीज बहुत क्लियरली मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर मिसिंग नंबर सीरीज आए तो वहां पे 2 मिनट में 5 क्वेश्चन का टारगेट आपको करना है, और अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आया और आखिरी में आपका समय बच गया तो 3 मिनट में 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। पर रॉन्ग नंबर सीरीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि भाई हम उसमें उलझ जाते हैं, या बहुत ज्यादा समय बर्बाद होने के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार क्वेश्चन मुझसे नहीं बन सकता था। तो रॉन्ग नंबर सीरीज स्पेसिफिकली उसके लिए बोल रहा हूं भाई, आप हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का समय दो, अगर 10 सेकंड में समझ आता है कुछ भाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो छोड़ के अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन फिर 10 सेकंड दिए, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मूव करके अगले क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 5 क्वेश्चन 50 सेकंड, 10 10 10 10 10 50 सेकंड आपको रॉन्ग नंबर सीरीज में दे रहे हैं। अगर वो बन रहा है तो ठीक है समय दो, अगर लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता तो 10 सेकंड में छोड़ दो। 10 सेकंड रूल आपको अप्लाई करना है रॉन्ग नंबर। यहां तक की बात हो गई। इसके बाद डीआई, अब देखो क्लरिकल लेवल का पेपर है तो डीआई आप ये मानकर चलो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएगा, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं आएगा, लेंदी जरूर आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेंदी का क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज जो आपका आता है यहाँ पे केसलेट डीआई, केसलेट डीआई के लेंदी आ जाए, इजी होगा, सॉल्व हो रहा होगा आपसे, पर वो क्या होगा बार बार आपसे कैलकुलेशंस करवाएंगे, कैलकुलेशन भी इजी होंगे, पर क्या होता है जनरली कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं तो हमारे दिमाग में लगता है क्वेश्चन मुश्किल है। तो आपको वहां क्या करना है, जो लेंदी वाले आपको डीआई देख रहे हैं ना, जो बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि बार बार कैलकुलेशन होगा, उसको आप लिए छोड़ दो, उसको बाद में करेंगे, पहले इजी वाला डीआई बनाओ। इजी वाला डीआई बनाओगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर एग्जांपल एक इजी डीआई आया, वो आपसे 2 मिनट में बन गया, तो 2 मिनट में 5 क्वेश्चन आपके पास हो गए, तो यहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद जो बड़ा डीआई है अब वो बनाने जाएंगे,
वहां पे भी आपको ऐसा टारगेट करना है कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। क्या क्या? स्पीड मैथ्स प्लस डीआई 15 मिनट के अंदर सब चीजें कवर होनी चाहिए। बिकॉज आखिरी के 5 मिनट आप अरिथमेटिक को अगर नहीं देंगे ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरी मेहनत करके आओगे, अरिथमेटिक को समय नहीं दोगे, कोई और बच्चा कट ऑफ निकाल जाएगा और आप बोलोगे भैया एक नंबर से मेरा यहाँ पे पेपर रह गया। नहीं तो पूरा पेपर इतना बेहतरीन गया था ना, आज से पहले इतना अच्छा पेपर कभी नहीं गया भैया, मॉक टेस्ट से भी अच्छा पेपर चला गया था। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हम अरिथमेटिक को क्लरिकल लेवल में अगर टाइम नहीं देंगे तो पीओ वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्लरिकल में थोड़ी कम चलती है। तो अरिथमेटिक को आखिरी 4 से 5 मिनट तो कम से कम देने हैं, जहां पे हमारा फोकस होना चाहिए कि इस अरिथमेटिक में नंबर बहुत सारे खींचे। और आप लोग कई बार देखो कि अरिथमेटिक में कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ओहो अच्छा ये ऐसा है, अच्छा इसका 14.28% हो गए, 700 का 14.28% हो गया 1/7, तो अरे इसका आंसर तो 100 है, तो फटक। मतलब ऐसा है कि कई बार पेन उठाए बिना क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अरिथमेटिक में क्लरिकल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी, तो आपको उन क्वेश्चन को टारगेट करना। यहां तक बात हो गई। इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बहुत ही सरल सच्ची एडवाइस मेरी रहती है भाई, सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस पे जाओ। मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी आप लोग टारगेट करो सिलॉजिज्म्स। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सिलॉजिज्म्स आए, रिवर्स वाला नहीं, अगर सिंपल सिलॉजिज्म्स आए ओनली इफ बट वाले, तो वो आप बना लो। इनडायरेक्टली आपको जो आता है, आप इनइक्वालिटीज बहुत इजी आते हैं आपके क्लरिकल लेवल में, ये सबसे पहले टारगेट करो। डायरेक्शन सेंस इजी आएगा, ये टारगेट करो। ब्लड रिलेशन इजी आएगा, ये टारगेट करो। तो सबसे पहले ये टारगेट करो कि इनके 10 से 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन आपको बनाने की कोशिश करनी है, पहले 5 6 7 मिनट में बना लो। मतलब जब पहले 5 से 7 मिनट में आपके पास 12 से 15 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे ना, तो आपको अंदर से जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, बिलीव नहीं कर सकते, इतना प्यारा आपको लग रहा होगा कि यार आज की जंग तो मैं जीत चुका। भैया आप ये डिसाइड करना है कि एसबीआई में कौन सी ब्रांच लेनी है, बिकॉज क्लरिकल होने तो वाला है। वो कॉन्फिडेंस अंदर से लेके आना है, ठीक है। तो पहले 5 से 7 से 8 मिनट में आपको मिसलेनियस खत्म कर देने हैं सारे, ठीक है। इसके बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की आपको मैं पहले इंपॉर्टेंट बात बता चुका हूँ, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, मुझे क्या आता है और उससे भी इंपॉर्टेंट मुझे क्या नहीं आता है। ये दोनों चीजें बहुत क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब ये कैसे होंगी भाई? ये दो चीजों से आपकी होंगी। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाना है डेली बेसिस पे। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है तो मैं बोलूंगा 2 मॉक टेस्ट लगाने चालू करो आज से अगले 10 से 15 दिन के लिए। अगर आपको लग रहा है भैया अभी मैं स्टार्टिंग फेज में हूं, तो देखो मैं आपको ये बोलूंगा आपको भी लगाने चाहिए 2 मॉक टेस्ट। पर आपको 2 मॉक टेस्ट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर बच्चे को करनी है, मॉक टेस्ट के साथ एनालिसिस। एनालिसिस वाली चीज सारे स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं, बिकॉज हमारा फोकस क्या रहता है, मैं 100 मॉक टेस्ट लगाऊं। अरे 100 मॉक टेस्ट लगा के बेटा फायदा नहीं है जब पहले 10 मॉक टेस्ट का ही एनालिसिस नहीं करा। वो 100 जो अगले 90 है ना, वो मतलब बिल्कुल कचरा मॉक टेस्ट हो गए तेरे। तो तुझे पहले क्या करना है, जो 10 मॉक टेस्ट लगाए, 10 भी नहीं, जो आज एक मॉक टेस्ट लगाया ना, अगर 1 घंटे का एक मॉक टेस्ट लगाया तो अगला 1 घंटा उसको एनालिसिस करना है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा एनालिसिस में देना है। 1 घंटा तो कम से कम देना। पर तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा मॉक टेस्ट 1 घंटे का नहीं होता, तुम्हारा मॉक टेस्ट 2 घंटे का होता है। 1 घंटा टेस्ट होगा, 1 घंटा एनालिसिस होगा। तो हर दिन जो तुम 2 मॉक टेस्ट लगाओगे, 2 घंटे का मॉक टेस्ट होगा, 2 घंटे का एनालिसिस होगा। दिमाग में ये बात फिट करके बैठो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी तुम मॉक टेस्ट लगाते हो ना, उसको एग्जाम मान के चलो कि ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम है। ऐसे नहीं हो कि भैया मॉक टेस्ट चल रहा है, पॉज करा, हाँ जी मम्मी क्या बोल रहा हूँ, हाँ हाँ मैं आटा ले आता हूँ, अरे चीनी लानी, अरे अरे गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, ओहो ये तो उठाना पड़ेगा, अरे अरे ये तो दोस्त का फोन आ रहा है, इसका तो ब्रेकअप हो गया, इससे तो बात करनी पड़ेगी। ये सब काम बाद में होंगे। फोन होगा साइलेंट पे, या तो फोन जाएगा स्विच ऑफ होगा। घर वालों को बोल दो भाई अगले 1 से 1.5 घंटा मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, भाई मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ये मेरा फाइनल एग्जाम है। अगेन बोल रहा हूं, अगर आप वो स्टूडेंट हो 60 70 65 75 वाली जो परसेंटाइल में घुस के बैठ गए हो, जो नहीं निकल पा रहे हो, सबसे बड़ा रीजन ये कहीं ना कहीं होगा। मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्या मैं सच बात नहीं बोल रहा हूं? क्या आप लोग ये सारी चीजें फेस नहीं करते हो और ये सारी चीजें आपके लोगों के साथ हो भी रही होंगी? तो हमें थोड़ा थोड़ा अपने करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर सीरियस यहाँ पे होना पड़ेगा। इसके अलावा कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है, आप जैसे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछेंगे, तो भाई मैं आपको बोलूंगा स्मार्ट कीड़ा बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है। और मैं इसकी तारीफ क्यों करता हूँ, बिकॉज ये लोग हमेशा जो मॉक टेस्ट बनाते हैं एग्जाम लेवल से थोड़ा ऊपर का मॉक टेस्ट होता है। तो जो हमें लगातार लगता नहीं यार इस बार एसबीआई क्लर्क बहुत मुश्किल आ गया, जैसे अभी एसबीआई पीओ ले लो या आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, कुछ भी एग्जाम ले लो, आप ये देखोगे सारे एग्जाम्स का लेवल ना मॉक टेस्ट से काफी ऊपर आया। इसलिए मुझे स्मार्ट कीड़ा पसंद है, बिकॉज ये ऑलरेडी मॉक टेस्ट ही एग्जाम लेवल का ऊपर का बनाते हैं। तो एग्जाम कितना भी मुश्किल हो जाए, आपको मॉडरेट लेवल का ही लगे, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आपने कोई कोचिंग क्लास ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग वहां पे आपको फ्री कंटेंट मिलेगा जो आपने पैसा देके ले लिया, तो वहां से ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी कंटेंट नहीं लिया है तो मैं आपको बोलूंगा गाइडली का पीडीएफ बंडल आता है, उसको बाय कर लीजिए। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पिछले 1 से 1.5 शायद 2 साल हो गए होंगे मुझे रिकमेंड करते हुए, फीडबैक्स बहुत अच्छे हैं। मैं खुद भी जो क्लासेस लेता हूं, मैं हमेशा गाइडली के बंडल को ही प्रेफर करता हूं, उनका ही कंटेंट से लेता हूं।
तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी कंटेंट नहीं है, तो आप लोग गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हैं। अगर कंटेंट है तो उसको ले लीजिए, नहीं है तो गाइडली का पीडीएफ बंडल। तो भाई यहाँ तक हमारी सारी बात हो गई कि भाई एसबीआई क्लर्क को कैसे टारगेट करना है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है भैया एसबीआई क्लर्क को लेके, ये वाली चीज ना अभी मेरे दिमाग में है भैया। इस सेक्शन में ना ये वाला जो टॉपिक है बार बार मुझसे गलत हो जाता है भैया। इस सेक्शन में प्रॉब्लम ये है कि मेरे नंबर नहीं बढ़े। कोई भी डाउट आपका है नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपने से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सकूं। एंड आई विल बी टोटली अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो जब तक एसबीआई क्लर्क का पेपर नहीं हो जाता, आप लोग मान के चले मैं हमेशा 24 घंटे आप लोगों के साथ अवेलेबल हूं। आप लोग किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकें, और मैं अगले 12 घंटे के अंदर आप लोग के हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, ज्यादा से फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और इसी तरह बने रहिए दाल फॉर बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।